हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 9.2 एमएल अग्रवाल लेके आ चुके हैं और 9.1 हमने कंप्लीट करवा दी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने, अच्छे से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जिसने वीडियो नहीं देखी है, पहले 9.1 कंप्लीट देख के आओ। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करनी है हमें। अब आप ये सोच लो, ठीक है ना? तो अप्लाइड मैथ्स में 9.2 एमएल अग्रवाल से करेंगे क्योंकि अकेला चैप्टर ही 10 मार्क्स में आता है। आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो जरूर देख के आनी है, मैंने उसमें डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है ना? तो इतना टाइम लगाएंगे नहीं हम। तो आप ये वाली बात अब समझ लो कि हमने 9.1 में जितना टाइम लगाना था लगा दिया है। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? मीन और वेरियांस पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। सबसे पहला टॉपिक क्या था? प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें पढ़ा था हमने 9.1 में। इसमें हम पढ़ने लगे हैं मीन और वेरियांस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो क्या होता है फटाफट से समझते हैं। मीन आप सबको पता है, वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सब पता है कि क्या होता है, ठीक है ना? वेरियांस के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ने वाले हैं, इसमें हमने लिखा नहीं है बट पढ़ेंगे हम, ठीक है जी? ओके सर, आ गई बात समझ? हाँ जी सर, आ गई बात समझ। तो मीन क्या होता है? मीन का मतलब आप सबको पता है, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं और इसमें हमें इसको एक्सपेक्टेशन भी बोल देते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसी भी नाम से ये आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सारे नाम, ठीक है ना? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ई कैपिटल एक्स। क्लियर है इतनी बात? जैसे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे जब लास्ट वीडियो में, जैसे हमने मान लो रैंडमली हमने कोई वैल्यूज ले ली, रैंडमली कोई वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है ना? मान लो हमने कोई वैल्यूज ले ली। क्लियर है इतनी बात? पीएक्स का सम हमेशा क्या आना चाहिए हमारा? पीएक्स का सम हमारा 1 आना चाहिए। क्या हमारा पीएक्स का सम 1 आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 3 4, हाँ हमारा यहाँ पर सम इसका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो सिग्मा पीएक्स है, सिग्मा पीएक्स जो है ये 1 आना चाहिए हमेशा, ये आपको बात पता है, ठीक है ना? मीन क्या होता है? इसको हम एक्स आई भी बोल देते हैं, इसको हम पी आई भी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना? तो मीन क्या होता है? मीन होता है कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, यानी कि सिग्मा एक्स आई पी आई या फिर पी आई एक्स आई, जैसे मर्जी लिख दो आप, पी आई एक्स आई, ठीक है ना? आपने आई लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? खाली पी एक्स लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। और सिग्मा पी आई ऐसे लिख दो या फिर आई हटा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आप कह सकते हो क्या कि सिग्मा पी एक्स अपॉन में सिग्मा पी, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? ये हो गया आपका मीन का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सब इसके नाम है। किसी भी नाम से आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। ये हम मीन की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये आपको हो सकता है कि खुद बनाने के लिए आ जाए। अब ये कैसे बनानी है, 9.1 में हमने यही सीखा है। या हो सकता है कि आपको बनी बनाई आ जाए, तो फिर इजी है मीन और वेरियांस निकालना, ठीक है ना? वेरियांस क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, सब बच्चों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ 10th में तो नहीं 11th में पढ़ी होगी, ठीक है ना? और आप इकोनॉमिक्स में स्टैट्स में भी पढ़ते हो ये वाली चीजें। तो क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स, यानी कि जो एक्स है इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब तो म्यू ही हो गया ना, इसको हम म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, मीन को म्यू से भी डिनोट कर देते हैं।
ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? ये एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि इसका हमें जो सिग्मा करना है, ये एक्स का स्क्वायर करके फिर पी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मतलब होता है सिग्मा एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो एक्चुअल में इसका मतलब जो है ना, कैपिटल एक्स स्क्वायर का जो मतलब है वो ये है कि हमें यहां से पी एक्स यानी कि कैपिटल एक्स का स्क्वायर करके उसका सिग्मा करना है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि इसका मतलब क्या है हमारा, माइनस इसका मतलब तो आपको पता है इजीली क्या है, मीन की बात कर रहा है ये, म्यू का स्क्वायर कह सकते हो आप। ठीक है, आ गई आपको ये वाली बात समझ? हाँ सर, आ गई। तो ये फॉर्मूले आपको मीन के दोनों याद रखने हैं, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, फिर भी आपको ये करने के लिए ये तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये कैसे निकलता है, ये जो x दे रखा है इसका स्क्वायर करके p से मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा, उसका सम कर दोगे तो ये आ जाएगा, जिसको हम यही बोलते हैं। और इसका मतलब तो होता है जो हमने मीन निकाला है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको हम खाली ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब ये स्क्वायर है तो ये है, ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगी ये वाली वैल्यू, तो ये जो भी हम निकाल रहे हैं ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। मतलब या तो ऐसा समझ लो कि हमने जो भी वेरियांस निकाला है ना उसका अंडर रूट, बस सिंपल। हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं सिर्फ। कौन से दो फॉर्मूले याद करने हैं हमें? सिर्फ ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है बस। सिर्फ मीन निकालने के लिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लर्न करना है हमें, और वेरियांस निकालने के लिए फॉर्मूला लर्न करना है। ये स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरियांस का अंडर रूट कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं करना हमें लर्न, सिर्फ वेरियांस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा। आपको ये पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखना है जो कि 9.1 में हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद हमें मीन और वेरियांस की बात करनी है बस। इस एक्सरसाइज में हमें इतना करना है, तभी मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग की 3-4 एक्सरसाइज बहुत इजी हैं। बस लास्ट के जो 2 टॉपिक आते हैं ना वो न्यू हैं, एडवांस है थोड़े, जो कि कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे वो, हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे वो टॉपिक। तो बस सीधे आ जाओ क्वेश्चन पर। 9.2 एक्सरसाइज करते हैं बढ़िया तरीके से, और इसको फिर हम कर देंगे क्या, खत्म। क्लियर है जी? इसको हम कर देंगे फिर खत्म। आ जाओ हमारे साथ बने रहो और देखते हैं इसको फटाफट से। चलो तो, अब बॉय थ्रो अ कॉइन, एक बॉय ने एक कॉइन को थ्रो किया, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस जो बनेंगे वो तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ही इज टू रिसीव 2 रुपी फॉर गेटिंग अ टेल, अगर उसके पास टेल आता है तो उसको 2 रुपए मिलेंगे, और अगर 10 रुपीज आता है तो हेड मिलेगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो आप ये देखो, यहां पर 2 और 10 आएगा, क्योंकि यहां पर 2 रुपए आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। 10 रुपीज तब मिलेंगे जब हेड आएगा, हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी क्योंकि एक बार कॉइन को टॉस किया है। देखो, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आ गया ना। एक्सपेक्टेशन क्या था हमारा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन होता है। याद रखना है आपको ये वाली बात। तो कैसे निकालना है हमें मीन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्स पी आई। तो 2 × 1/2, इसका हमें सम करना है, प्लस 10 × 1/2, या तो आप बॉक्स में ही बना के कर दो उसको, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 1 + 5 यानी कि 6 आ गया। तो ये आपका मीन आ गया, क्योंकि यहाँ पर रुपीज की बात हो रही थी तो आपको यहाँ पर रुपीज लगा देना है बस। या तो आप इसको ऐसे कर लो या बॉक्स में ही बना के कर दो, तब भी सही है। ठीक है, अ गेम एट अ स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10। एक गेम होना है स्कूल में जिसकी कॉस्ट है, बच्चे देंगे 10 रुपीज, और जो प्राइस है वो मिलेगा 50 रुपीज। क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, बट जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीतने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, जीतने की प्रोबेबिलिटी आती है 1/10 बस, यानी कि 10 में से एक बार चांस है जीतने के। बताओ, रिस्क लोगे?
इज इट अ फेयर गेम? क्या ये फेयर गेम है? नहीं। अरे भाई साहब, कम से कम 50-50 तो प्रोबेबिलिटी दो, कम से कम 50% चांस तो दो जीतने के। या अगर 50% चांस हारने के हैं तो 50% चांस जीतने के तो हो, तभी तो हम क्या करेंगे, उस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। बट यहाँ पर हम 10 रुपीज तो दे रहे हैं, 50 रुपीज जीतने के चांस बहुत कम है, तो हम तो रिस्क नहीं लेंगे। तो इस वजह से ये तो भाई साहब गेम जो है ना फेयर नहीं है। नो, इट इज, तो भाई साहब ये तो फेयर गेम है नहीं है, ये लूटने वाला हिसाब है। तो हम तो नहीं लुटने देंगे। तो हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फेयर गेम ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1/10 है विनिंग होने की, जीतने होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। क्लियर है जी? चलें, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका px है और ये आपका x है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना है। सिंपल, कैसे मीन निकालेंगे? एक्स आई पी आई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लिखना चाहते हो लिखो, एक्स आई आई लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। मल्टीप्लाई करके इनका सम करना है हमें, या तो टेबल में ही बना के कर लो, फिर बाद में ऐड कर लेना जैसे हम स्टेट्स में करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, ये आपका मीन आ जाएगा कितना, 10, 13/10 यानी कि 1.3, ये आपका मीन आ गया थर्ड क्वेश्चन का। 1.3 आपका मीन आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, मीन पूछ रहा था, निकाल दिया मीन। फाइंड द मीन, जिसको हम म्यू बोलते हैं, एंड, या फिर इसको कैपिटल ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। यहां पर हम लिख देते हैं कि ये क्या निकल के आया है, हमारा मीन निकल के आया है, जिसको हम म्यू बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर फॉर्मूला तो आपने मीन का लिखवाया था, ये सर ये नीचे डिवाइड में कहा गया? अब देखो, जो बच्चे ये चीज नहीं समझे तो इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे। बेटा अगर फॉर्मूला ये था तो मुझे ये बता दो कि ये जो नीचे px का सम होता है ये हमेशा 1 आता है। तो अगर 6/1 करूंगा तो 6 ही तो आएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर नीचे 1 लिखा ही नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कुछ बच्चों के तो माइंड में आया ही ना हो, बच्चे बस रटने के उस पर हैं। इस पर यहाँ पर भी देखो मैंने नीचे 1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसका सम हमेशा 1 ही आता है। अगर क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है तो सही ही दिया होगा। अगर हम खुद से बना रहे हैं तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमने प्रोबेबिलिटी सही निकाली है, उनका सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा, जो कि क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। तो इस वजह से नीचे डिवाइड में लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब लिख पेपर में लिख देना आप, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लिखा ये चीज, अगर मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी भी ना, तो आप ये समझ लो कि सिग्मा पी आई एक्स का सम हमेशा 1 ही होता है। ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन छोटी मोटी चीजों के नंबर नहीं कटते हैं कोई एग्जाम में। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स आई पी आई अपॉन में सिग्मा पी आई, जिसको आपको पता है कि ये सिग्मा पी आई तो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना, मतलब इसका सम हमेशा 1 होता है। तो सिर्फ हम ऊपर वाले को देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 1/30, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 प्लस 1/2, 6/10 प्लस में इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 10 एलसीएम आएगा, 5 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 12/10 यानी कि 1/2। तो म्यू की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, जिसको मीन बोलते हैं हम। ठीक है जी। अब वेरियांस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो x दे रखा है इसका स्क्वायर करके फिर p से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल बना के कर लो। 0, 1, 2, 3 और यहां से आप px निकालोगे, मतलब जो दिया हुआ है 1/6, 1/2, 3/10 और 1/30। एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 0, 1,
2 का स्क्वायर 4 और ये 9, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पर 0, 1/2, 12/10 और 9/30, ठीक है जी। इसका सम निकालते हैं हम, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 0 + 1/2, ये आई वाई जो भी है ये लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके इनके मार्क्स नहीं कटने वाले। 30 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 30 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 12 3 जा 36 प्लस में 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36 और 9 45, 50 60/30, यानी कि आप इसको कट करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ बस आप, सिंपल वाला, माइनस म्यू का स्क्वायर, सिर्फ आप ये लगाओ, मतलब मीन का स्क्वायर। ये वैल्यू को लिखना है हमें, माइनस म्यू कितना है 1.2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 माइनस 1.44, अच्छा सॉरी ये 4 कहां से आ गया, तो 2 था, 2 माइनस 1.2 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, दोनों को अगर माइनस करोगे तो 0.56 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो इसका अंडर रूट करके निकाल देना। अब कहोगे कि सर अंडर रूट कैसे निकालते हैं, बेटा डिवीजन मेथड 8th क्लास में सीखते हो आप, तो सीख लेना उसको, है ना। ये देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने 9.1 में ऐसे क्वेश्चन भर भर के करे हैं, हमें पता है कि ये जो px होता है इसका सम हमेशा 1 आता है, तो k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में 2k, k प्लस के 2k इक्वल टू 1। अब यहां से आप देख पा रहे हो ये इजीली क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कि मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए और प्लस माइनस करके 2 आ जाए, ऐसे ही पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक, बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए हैं, है ना। तो 3k माइनस के, सॉरी 2k, 3 माइनस होगा ना, तो सही था हमारा, 3k माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0, 3k कॉमन आ गया तो k प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/3 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी -1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि k की वैल्यू अगर मैंने -1 यहाँ पर पुट करी, तो इसका मतलब वो तो ये कह रहा है कि यहाँ पर 0.5 के लिए प्रोबेबिलिटी -1 होगी, और आपको अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आती, नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि k की वैल्यू k यहाँ पर है ना, और ये यहाँ पर k जो है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k की वैल्यू सिर्फ 1/3 होगी। 1/3 वैल्यूज हम यहाँ पे देखो, k की वैल्यू हमने तो निकाल ली फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए हम यहाँ से ये जो px है ये निकालते हैं, k की वैल्यू 1/3 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, फिर यहाँ पर 1/9 k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर का मतलब 2/9 हो गया, और फिर k है तो फिर 1/3, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात, हाँ जी। अब क्या करते हैं हम, xp करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.5/3, इसको सॉल्व कर लो और चाहे आप, तो ये आ जाएगा 1/6, 1/9, 1.5 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9, और ये आ जाएगा आपका 2/3, इनका सम करते हैं तो वही होता है हमारा म्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका हम सम कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1/6 प्लस 1/9 आप टेबल बना के कर लो, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई सम, इन दोनों की मल्टीप्लाई सम ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है वो, है ना, जैसे आपको सही लगता है, दोनों सही है बातें। यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से देखो
ये आपका एलसीएम 18 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 6 प्लस, तो यहां से आ गया 6 2 8, 8 और 3 20, 23/18, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट में निकाल के लिखा होगा तो आप पॉइंट में लिख देना, नहीं लिखा, यहीं पर आंसर छोड़ा हुआ है, तो ठीक है। पॉइंट में जब आप देख रहे हो कि वैसा कुछ इजी सा आ रहा है पॉइंट में सॉल्व, जैसे 0.6 1.2, तो आप कर देना, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। क्लियर है जी। चलें आगे, 5th क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब 6th क्वेश्चन भी देखो सेम ऐसे ही है। सबसे पहले फटाफट से सी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो सी की वैल्यू हमें पता है, मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको। 1 के इक्वल रखना है, 4 3 7 8 9 10, तो 10c² प्लस में 3c - 1 = 0। तो यहां से 10 बनाना है और यहां पर 3 बनाना है, तो क्या किया जाए? हाँ जी, बन जाएगा। देखो 5 2 जा 10 हो गया, और 5 - 2 करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। यहां से 5c को कॉमन निकालेंगे तो 2c + 1, -1 कॉमन निकालेंगे तो 2c - 1 = 0। तो 5c - 1 2c + 1 = 0। यहां से c की वैल्यू 1/5 आ गई जब 0 के इक्वल रखा, तो यहां से c की वैल्यू निकल के आई माइनस का 1/2। वही बात है कि c यहां पर क्योंकि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है जी, वैल्यू आपको क्या लेनी है? वैल्यू आपको c की वैल्यू 1/5 लेनी है, तो c की वैल्यू 1/5 आ गई। मीन आप निकाल सकते हो, मैं मीन आपको, अच्छा फिर वेरिएंस बताना है, चलो तो फिर मीन भी निकालना ही पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं मीन आपके लिए भी। तो मीन आ जाएगा आपका, जिसको हम म्यू बोल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं मीन हम? 0 × 4c² प्लस 1 × 3c² प्लस 2 × 2c² प्लस में 3c² प्लस 4c प्लस में 5 × 2c। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है c की, ये तो 0 हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो c का स्क्वायर हो रहा है, ये c का यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि, अच्छा ये तो हम मीन निकाल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो c की वैल्यू 1/5 का मतलब हो गया 1/25, तो 3/25 प्लस 2 2 जा 4 4/25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/25। क्लियर है? फिर आ जाएगा आपका 4/5 एंड 10/5। सिंपल, यहां से 25 को एलसीएम ले लेंगे, 3 + 4 + 3 + 20, 5 5 जा 20, तो 5 4 जा 20 हो गया, 5 जा 25, 5 4 जा 20 हो गया एलसीएम लेके, और 5 आ गया तो प्लस में 50 आ गया। ऐड कर दो 70 और 80/25, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 16/5। ठीक है ना, पॉइंट में निकाल देना अगर निकाला होगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ देना। 16/5 आ रहा है आंसर मीन का, ये आपका मीन आ गया निकल के, मीन। अब देखो यहाँ पर वेरिएंस के लिए ये बोला है कि वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, PI/XI² माइनस में म्यू का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें वो निकाल के दिया हुआ है, मीन का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है ना, ये 14 का स्क्वायर नहीं करना, ये हमें वैल्यू दी हुई है निकाल के, 16 का स्क्वायर 256/25। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने के बाद 25 14 से करोगे, फिर -25 करोगे, तो आपका जो एलसीएम होके जो आंसर आएगा वो 94/25 आएगा। बस यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ देना, जरूरी नहीं है पॉइंट में निकालना, यहाँ पर अपना आंसर छोड़ देना। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट। हाँ जी, तो 7 क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ नंबर ऑफ हार्ट्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब आपको पता होना चाहिए, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। सबसे इजी सैंपल स्पेस बनाने का तरीका ये है कि 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल, उसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल,
एंड देन हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, ये आपके सैंपल स्पेस बन गए, 8 आउटकम्स बन गए। ये आप 11th में भी पढ़ के आते हो कि अगर 3 बार कॉइन को टॉस किया है या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो ये सैंपल स्पेस बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एक लाइन का क्वेश्चन है बट करना इसमें बहुत कुछ है। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद बनाना पड़ेगा, फिर मीन और वेरिएंस भी हमें इसमें खुद ही निकालना है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। यहाँ पर वो तो हमने बना लिया। अब यहाँ पर जो x है वो डिनोट कर रहा है किसको? x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड को। नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या केस बन सकता है। या तो हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आए, या हो सकता है एक बार हेड आए, या फिर हो सकता है 2 बार हेड आए, या फिर हो सकता है 3 बार हेड आए। इससे ज्यादा केस तो नहीं बन सकते हैं। 3 से ज्यादा हेड तो आ नहीं सकते क्योंकि 3 बार ही कॉइन को टॉस किया गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक भी बार हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब तीनों बार टेल आया है, यानी कि 1/8। एक बार हेड किस किस में आ रहा है? एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, 3 केस बन रहे हैं, यानी कि यहां से 3/8। 2 बार हेड कब कब आ रहा है? 1 2 3 3, 3 केस 2 बार हेड आने के हैं। और तीनों बार हेड कब आ रहा है? एक केस है, तो 1/8। चेक करो, इनका सम आपको 1 दे रहा होगा। इसका सम आपके पास 1 ही आना चाहिए और 1 ही आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम x आई पी आई निकालते हैं, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये 0 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/8 और ये हो जाएगा 3/8। इसका टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन, एक ही बात है। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि ये 12/8 आ रहा है। 12/8 का मतलब हो गया आपका सीधे सीधे 3/2। ठीक है ना, 3/2 आ गया। आंसर आपका यहीं पर छोड़ा है, आप पॉइंट में निकाल दोगे तो भी ठीक है। तो जो मीन आ गया वो मीन आपका 3/2 आ गया। वेरिएंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर निकालना होता है। इसका ये जो एक्स स्क्वायर दिया है बस इसका स्क्वायर करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी बात है। उसके बाद इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, ये तो हमने मीन के लिए निकाला। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवानी है आपको। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसको क्या बोल रहे हैं? वो पी आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि ये तो 0 आ गया, ये 3/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12/8, और ये आ जाएगा आपका 9/8। इसका सम कर दोगे, तो इसका सम करोगे तो हमारे पास सिग्मा पी आई ये मिलेगा। इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24/8। 24/8 इसका मतलब कितना? 3 आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में म्यू का स्क्वायर, म्यू मतलब मीन का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस म्यू कितना था? 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 2.25, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 0.75। आंसर आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इस वजह से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। आप अगर पॉइंट में भी आंसर छोड़ दोगे ना 0.5 करके, तो वो भी 100% करेक्ट है, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। तो आंसर कितना आ गया आपका? 7th का 3/4। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। किंग्स की बात की गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो x है ना वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग्स को। 52 कार्ड्स हैं, इसका मतलब 4 किंग होते हैं और 48 हमारे बाकी के कार्ड होंगे। तो 4 किंग है इसमें से। ठीक है ना, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज लगेगा, जो कि डिटेल में मैंने 9.1 एक्सरसाइज में पढ़ाया है। आप देख के आना, इजीली उसको समझ में आएगा आपको। तो x यानी कि 2 कार्ड निकाले हैं, या तो हो सकता है कि एक भी किंग ना आए, या हो सकता है कि एक किंग आ जाए, या फिर हो सकता है कि 2 किंग आ जाए, दोनों के दोनों किंग आ जाए। प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकलेगी। अगर एक भी किंग नहीं आया, इसका मतलब 48 में से 2 कार्ड आए होंगे फिर तो, और नीचे टोटल में 52 C2। इतना समझ में आ गया आपको? ये डिटेल में समझाया है मैंने 9.1 में। एक किंग आ गया, इसका मतलब 4C1 इंटू में, क्योंकि कार्ड तो 2 निकाले हैं तो बाकी का एक कार्ड 48C1 में से आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 52C2। क्लियर है इतना? इसको अभी सॉल्व करेंगे। अब दोनों कार्ड अगर किंग आ गए तो 4C2
और नीचे 52C2। 52C2 डिनोमिनेटर को एक बार सॉल्व कर लो बस, कितना आ जाएगा ये 48 इंटू 47 अपॉन में 2, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, अपॉन में 2। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 26 आएगा। तो मैं अब डिनोमिनेटर में सब में 26 इंटू 51 लिख सकता हूं, ठीक है ना। बाकी तो सॉल्व करेंगे ही फिर इंडिविजुअल। तो यहां से आप देखो, इसको कट करेंगे 24 आ जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 47 अपॉन में 26 मल्टीप्लाई 51, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको हम 3 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। ये आ जाएगा 188 अपॉन में 221। क्लियर है जी इतनी बात। 4C1 4 होता है, 48C1 48 होता है। सर ये कैसे पता? ये शॉर्टकट होता है, हम 11th में कॉम्बिनेशन में पढ़ के आते हैं, बट मैंने आपको 9.1 में भी रिवाइज करवाया है ये, तो आप वहां जाके इजीली देख सकते हो इसको। इसको कट करेंगे 13 आ गया, इसको कट करेंगे 16 और 17 आ गया, यानी कि 32/221। यहाँ से 4C2 6 होता है, तो यहाँ से कट करेंगे तो 3 आएगा, ये 13 आएगा और ये आ जाएगा 17, यानी कि 1/221। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनेगा तो इस तरीके से हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है बस, ये 0 1 2, 0 पर क्या आया था 188/221 और यहाँ से 32/221 और यहाँ से 1/221। क्लियर है इतनी बात। ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालने के लिए बोला है, तो मीन यानी कि म्यू निकाल सकते हो आप। कैसे? इन दोनों का प्रोडक्ट करके, इन सब का प्रोडक्ट करके सम करना होता है। तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 32/221, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2/221। इसको सॉल्व करेंगे तो 34/221 आएगा। ये एक टेबल से कट सकता है 17 से, तो 2/13 मीन की वैल्यू आ गई। यहां से हमें क्या निकालना है? हमें यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि x का स्क्वायर करके p में मल्टीप्लाई करनी है। इसका स्क्वायर करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 32/221 आएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे बॉक्स बना के टेबल बना के निकाल लो, या फिर ऐसे निकाल लो, दोनों सही बातें हैं। 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 4/221। इसको सॉल्व करेंगे तो 36/221 आएगा। ठीक है ना। इसको एक टेबल से कट कर देना, अभी नहीं करना कट, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है जी। तो हम क्या निकालेंगे अब? वेरियांस। वेरियांस में फॉर्मूला होता है सिग्मा। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्या हो जाता है, याद हो जाता है हमें, है ना। 36/221 माइनस, अब म्यू का स्क्वायर, म्यू कितना था 2/13 का स्क्वायर, यानी कि 36/221 माइनस 2 2 4 अपॉन में 13 हो गया 169। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। सिंपल इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करवा लेना, 221 मल्टीप्लाई 169, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 36 इंटू 169 माइनस में 4 इंटू 221, 37349। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 मल्टीप्लाई 169, यह आ जाएगा 6084 माइनस में इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। जब सॉल्व कर लोगे ना पूरा, तब मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि इसका आंसर आपका क्या आएगा, 400 बाय कुछ इस तरीके से निकलेगा, 400/2873। ठीक है ना। ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा ये हमारा वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? रूट में वेरिएंस। तो जो भी आपका वेरिएंस निकला है उसका रूट निकाल लेंगे। 400 अपॉन में 2873। तो यहां से आप देखोगे तो अलग अलग रूट लगाओगे तो ये तो 20 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये 221 रूट 17
करके कुछ बनेगा, तो जब √17 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 13 √17 बनेगा, 13 √17 बनेगा, ठीक है ना। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 13 मल्टीप्लाई 13 169 मल्टीप्लाई 17 2873 आ रहा है, ठीक है ना। 20 अपॉन में 13 √17 अगर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, रेशनलाइज करोगे, तो इसका आंसर आपको 20 √17 बाय 221, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्लियर है, कैलकुलेशन है बस, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, बोला गया है कि 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है, तो 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। 2 balls are randomly drawn, 2 बॉल निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉल ड्रॉन, यानी कि वही है कि जो x डिनोट कर रहा है, जो x रैंडम वेरिएबल है, वो डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को। अब यहां से क्या बन सकता है हमारा x, या तो हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आई हो, या हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल आई हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ब्लैक बॉल हो, ठीक है ना। जो 2 बॉल हमने ड्रॉ करी है उसमें दोनों ब्लैक बॉल आ जाए। अगर एक भी ब्लैक बॉल नहीं आई तो इसका मतलब जो दोनों बॉल है वो रेड आई होगी। तो 5c2 अपॉन में 7c2, एक ब्लैक बॉल आ गई, तो ब्लैक बॉल 2 थी, तो 2 में से एक आ गई, मल्टीप्लाई 5c1 अपॉन में 7c2। क्लियर है जी। एक ब्लैक बॉल आई होगी तो फिर एक रेड बॉल ले ली, अब दोनों ब्लैक आ गई, तो 2c2 अपॉन में 7c2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5c2 होता है हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 4, माइंड में भी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन में 7c2 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 7 इंटू 6 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका 10/21। ऐसे ही 2c1 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आपको पता है 21 आ रहा है, तो 10/21। 2c2 कितना होता है, 1 होता है, और ये 21 है, तो 1/21। इनका सम चेक कर लो आप, सम आपको पता चल रहा है 1 ही आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन चुका है, ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। सारे क्वेश्चन सेम तरीके से चल रहे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और सॉल्व करो बस। तो 10/21, 10/21 और 1/21। मीन निकालना है, मीन क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 10/21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/21, यानी कि यहाँ से 12/21 आ गया। इसको अगर 3 से कट कर देंगे, तो 3 से कट करने पर क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, तो 4/7 आंसर हो जाएगा 9th का। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से, उसके बाद क्या निकालते हैं हम, हमें ये निकालना होता है, इसका मतलब x का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, ये तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/21, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 अपॉन में 1/21। जब इसको सॉल्व करोगे तो 14 अपॉन में 21 आएगा। ठीक है जी, हाँ ये 7 से कट सकता है इजीली, हमें दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। अब वेरियांस निकालना है, वेरियांस क्या हो जाएगा, यानी कि 2/3 माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी कि 4/7 का स्क्वायर, तो 2/3 माइनस, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 50 अपॉन में 147। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली। चलें आगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो सेम है, 4 रेड है 5 ब्लैक मार्बल्स है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है इसको। अभी जैसे मैंने ये 9th क्वेश्चन करवाया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मार्बल्स बोल दिया गया है, तो आप खुद से करना ये वाला ट्राई। 11th में बोला गया है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम्स कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम्स, यानी कि यहाँ से 6 आइटम्स हैं जिसमें से 2 तो डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे फिर तो। ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द रैंडम वेरिएबल x जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को। तो जो x है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की बात हो रही है, डिफेक्टिव आइटम की।
तो इसका मतलब हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना हो। हमने 4 आइटम्स निकाले हैं, ये हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव हो, या फिर हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो, या हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो, या हो सकता है चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाएं। ठीक है जी, हमारी किस्मत ऐसी होगी कि चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाएंगे। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब जो चारों नॉन डिफेक्टिव होंगे, मतलब चारों सही वाले होंगे। बट हम क्योंकि डिफेक्टिव की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 0 डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, तो इसका मतलब सारे सही निकले हैं। सारे सही निकले, इसका मतलब 4 में से 4 सही निकले हैं, और टोटल कितने हैं 6, और उसमें से मैंने 4 ही सेलेक्ट करे हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ। उसके बाद एक डिफेक्टिव आ गया, तो एक डिफेक्टिव आ गया तो 2C1, और बाकी के 4 में से 3 जो है वो नॉन डिफेक्टिव आ गए। अब 2 डिफेक्टिव आ गए, तो 2 डिफेक्टिव आ गए तो 2C2 मल्टीप्लाई बाकी के 2 वाले नॉन डिफेक्टिव हो गए, 4C2 अपॉन में टोटल। अब मुझे यहां पर बताओ कि 3 के लिए क्या होगा, ये समझने वाली बात है। यहां से 3 के लिए क्या होगा, क्या यहां से 3 के लिए मैं 2C3 करूंगा क्या, या फिर कोई मैं 3C2 करूंगा? नहीं ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि NCR फॉर्मूले में n हमेशा ग्रेटर देन होता है r से। ये चीजें हमें पढ़ चुके हैं, ये चीजें हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब डिफेक्टिव वाले आइटम ही 2 हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 3 आइटम्स डिफेक्टिव हो गए? नहीं कह सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड ही नहीं है। ऐसे ही 4 वाले की भी नहीं है। अब एक बात बताओ, आप ये कहो कि एक बॉक्स के अंदर 4 एप्पल हैं, और आप चाहते हो कि आप 5 एप्पल्स निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो? नहीं ना, एप्पल्स ही 4 हैं, तो मैक्सिमम 4 ही तो निकाल सकते हो आप। तो ऐसे ही अगर 2 आइटम्स ही डिफेक्टिव हैं, तो आप 3 कैसे निकालोगे डिफेक्टिव, या 4 कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते हो। तो ये समझने वाली बात थी इसमें। इसकी प्रोबेबिलिटी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 4C1 1 होता है, 6C4 6 इंटू 5 अपॉन में 2, तो 2 से कट करेंगे 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 2C1 2 होता है, 4C3 कितना हो जाएगा आपका, 4C3 4 हो जाएगा, अपॉन में वही 15, तो यानी कि ये 8/15 आ जाएगा। 2C2 यानी कि 2 होगा, 4C2 कितना हो जाएगा, 6 होता है, और नीचे 15 है, तो ये भी 8/15 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी 8/15 आ गया। सॉरी, 8 कैसे आ जाएगा ये, एक बार चेक कर लेते हैं। 2C2 तो 1 होता है, तो 6 1 जा 6, 6/15 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेशन करो, 8 और 6 14 और 1 15, यानी कि सम 1 आ रहा है। यहीं पर ही हम अपना क्या करते हैं, हम यहाँ पर XI PI निकाल लेते हैं यहीं पर ही। क्या दिक्कत है, तो निकाल सकते हैं ना। तो कैसे होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है आपको, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8/15, इसकी करवाओगे तो 12/15 आ जाएगा, और इसकी करवाओगे तो ये तो सब 0 और 0 ही आएगा। तो इसका हमें सम करना है, इसके सम को ही तो बोला जाता है क्या, इसके सम को ही बोला जाता है म्यू। म्यू क्या होगा, म्यू 0 प्लस 8/15 प्लस 12/15, यानी कि ये आ जाएगा 20/15, 4/3। तो मीन आ गया इसका 4/3 11th क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद यहां से निकाल लेते हैं पहले XI स्क्वायर, तो वो कैसे होगा, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे 3 का करने की कोई जरूरत वैसे है नहीं है, करना चाहते हो तो कर दो, बट ये तो सब 0 ही आने वाला है। उसके बाद PI XI स्क्वायर निकाल लो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवानी है एक्स स्क्वायर में, ये 0 हो जाएगा, ये 8/15, कैलकुलेशन कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, 6 4 24/15, बस ये सब 0 आ जाएगा। इन सब का जब टोटल करेंगे, तो इन सब का टोटल आपका आ जाएगा सिग्मा PI XI स्क्वायर, यानी कि 8/15 प्लस में 24/15, यानी कि 32/15। क्लियर है, इसको कट करना चाहते हो तो कट कर लो, वैसे तो कट होगा नहीं है। वेरियांस निकालना है इसमें हमें, और क्या निकालना है, मीन तो निकालनी है, हाँ वेरियांस ही निकालना है। तो 32/15
माइनस में म्यू का स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर यानी कि हो गया आपका 4/3 का स्क्वायर। तो 32/15 माइनस 16/9। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो सिंपल हम कह देते हैं 120, और वैसे तो एलसीएम इसका 45 आ जाएगा, तो 32 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 580, तो ये आ जाएगा आपका 16/45। ये आपका आंसर आ जाएगा वेरिएंस का। क्लियरली देख लो आप, आंसर आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। टू पॉजिटिव नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो गए। अब वो ये कह रहा है कि सैंपल, अच्छा सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, x किसको डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर। अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर मान लो मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स हैं को सेलेक्ट करना है, तो मैंने मानो पहले नंबर पर 1 आ गया, उसके बाद क्या दोबारा 1 आ सकता है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि दोबारा 1 निकालने के बाद हमने अगर किसी बॉक्स से निकाल रहे हैं तो उस 1 को दोबारा अंदर नहीं डाला, यानी कि अब मुझे जो सेलेक्ट करना है 2 3 4 5 में से सेलेक्ट करना है दूसरा नंबर, तो 1 दोबारा 1 तो आ नहीं सकता, तो 2 ही आएगा, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। ऐसे ही अगर मान लो पहली बार मैंने सेलेक्ट किया तो 2 आ गया, तो दूसरी बार में 1 आ सकता है। पहली बार में अगर 2 आया तो दूसरी बार में भी 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 3 आएगा, फिर उसके बाद यहां से 2,4 2,5। इस तरीके से आपके ये सैंपल स्पेस बनेंगे। अब आप समझ चुके हो ये सैंपल स्पेस कैसे बनने। 5,1 ऐसे ही 5,2। आपको अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आपको बना के आने पड़ेंगे सारे। तो ये सारे जो आउटकम्स हैं आप चेक करो, 20 आउटकम्स बन रहे हैं टोटल। ठीक है जी। जो x है वो डिनोट कर रहा है किसको? देखो लार्जर ऑफ द टू नंबर। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? लार्जर ऑफ द टू नंबर, इसका मतलब ये है कि इनमें से, जैसे कि अगर देखो मैंने ये बोला कि x क्या है, लार्जर कह रहा है, तो अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं, मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, ऐसे करके मैंने ले लिया। अब मुझे ये बताओ क्या 1, वो ये कह रहा है कि 1 जो है लार्जर ऑफ द टू नंबर, इस पेयर में 1 जो है किसी भी नंबर से बड़ा है? मुझे बताओ देख के, 1 क्या किसी भी नंबर से बड़ा आ सकता है इसमें? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 तो हम ले ही नहीं सकते, अगर लेंगे भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 2 से स्टार्ट करो, ठीक है ना। अगर 1 लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लिख दो चाहे आप, समझने के लिए बच्चों को ये लगे कि 1 क्यों नहीं लिया, ले लो, बट प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी। क्योंकि 1 किसी से बड़ा नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। 2 देखो, 2 यहां पर पेयर में जो 2 आ रहा है, क्या 2 किसी नंबर से बड़ा है? 1 से बड़ा हो सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं। बाकी नंबर, बाकी पेयर में देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2 छोटा आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं और टोटल आउटकम्स है 20। तो 2/20 प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि 1/10 कह सकते हो आप। 3 में देखो, 3 इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 4/20। 4 देखो, 4 इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तो 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज बन गई, तो 6/20। ठीक है जी। 5 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है इतनी बात? ये आ गई प्रोबेबिलिटी, बस प्रोबेबिलिटी बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से हमें क्या निकालना है? अब हमें यहां से निकालना है एक्स आई पी आई, मीन निकालने के लिए। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4/20 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा
12/20, ये 24/20। देखो मैंने इसको काटा क्यों नहीं, मैं इसको कट कर सकता था इजीली, मैंने इसको इसमें से कट नहीं किया क्योंकि अब मुझे इसका एलसीएम लेना कितना इजी हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्मार्ट वर्क होता है, ये स्मार्ट वर्क होता है। आपने इसको कट नहीं किया तो इसके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, बट ये स्मार्ट वर्क है, आपका टाइम बचेगा। तो आप इजीली देखो यहां से कितना आएगा, एलसीएम हमें पता है 20 आएगा, तो सबको बस ऐड ही तो करना है हमें। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 24 आपका आ जाएगा 40, 40 अपॉन 40 80, यानी कि 4 आ गया। देख रहे हो कितना इजी हो गया करना मीन। अब हमें इसमें वेरिएंस भी निकालना है, बिल्कुल निकालना है, वेरिएंस निकालते हैं। जो वेरिएंस, सबसे पहले वेरिएंस के लिए हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये तो कितना हो जाएगा 0, सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या करना होता है, पी आई और एक्स आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी होती है वेरिएंस को निकालने के लिए। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नहीं कह रहा, ये तो हमने मीन के लिए कर दिया काम, इसको तो छोड़ दो। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, तो ये तो 0 आ जाएगा। 8/20, 36/20। देखो मैंने यहां पर भी नहीं कट किया, एलसीएम में 20 बन जाएगा सबके नीचे। 16 6 96/20 और 25 8 जा कितना हो जाएगा 200/20, 200/20। जब आप इसका सम करोगे तो इसका सम आपका देखो एलसीएम में देखो वही आ रहा है, 20 एलसीएम आ रहा है, और 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8 आ जाएगा 44, 44 और यहाँ से 6 करोगे तो 50, 50 और 90, 50 और 90 बताओ कितने हो जाएंगे, 140, 140 और ये 200, ये आ जाएगा आपका 340, तो यानी कि आ गया आपका 17। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर। ये आ गया 17, म्यू है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 17 माइनस 16 इक्वल टू में 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से आपका मीन भी निकल के आ गया और आपका यहां से वेरिएंस भी निकल के आ गया। ऐसे टेबल बना के करना चाहते हो ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने और क्वेश्चन डायरेक्ट करवाए हैं वैसे कर लो, दोनों मेथड सही हैं, जो आपको अच्छा लगता है वैसे करो आप। ठीक है जी, बस जो भी कर रहे हो प्रेजेंटेशन अच्छी करके दिखाओ। तो यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 9.2, मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है वैसे ही आता है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके मीन और वेरिएंस पढ़ेंगे। तो 4 एक्सरसाइज तो यहीं खत्म हो गई। फिर लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो हैं बिल्कुल हटके, जो कि अप्लाइड वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, सिर्फ कोर वालों को भी नहीं, ये मतलब वो टॉपिक कोर वालों में आता ही नहीं है। तो आप अपने आप को कम मत समझो, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को है, ग्रेजुएशन का पार्ट आप कुछ पढ़ लेते हो 12th में ही, तो मजा आता है हमें भी पढ़ाने में, और आप भी पढ़ रहे हो हमारे साथ, आपको भी पढ़ने में मजा आता है। जिन बच्चों को अप्लाइड मैथ्स के बारे में नहीं पता है अभी भी, क्योंकि बहुत कम स्कूल्स में अप्लाइड मैथ्स है और अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, ना स्कूल्स में पता है ना बच्चों को पता है, तो पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है हमें। ठीक है जी, चलो तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, जरूर कर दिया करो लाइक शेयर। ये आपसे हम रिक्वेस्ट समझ लो, हमारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया करो, कुछ भी अगर पूछना है आपको। टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया हुआ है हर एक चीज, ठीक है जी, तो आप कर लो अच्छे से। ओसवाल की एक बुक है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया गया है, जो बच्चों को पता है, जो टेलीग्राम में जुड़े हैं उनको पता है, मैंने एक पीडीएफ भी शेयर करी थी। उस बुक का ये फायदा है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस अलग से आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं। आप अगर बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप परचेज कर सकते हो बुक। ठीक है जी, तो ज्यादा कोई महंगी बुक भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। जो बच्चे एमएल अग्रवाल ऑलरेडी कर चुके हैं और उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए तो आप इजीली उस पर जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करना। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9.3 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए वीडियो को देखो, शेयर कर दो। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।